नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट है आज की जनवरी 19 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सीधा एक्सप्लेन पेज पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल की। तो फर्स्ट आर्टिकल हमारा एक्सप्लेन पेज पे रहेगा, एंट्रिक्स डेवॉस डील क्या थी और अभी तक क्या डेवलपमेंट्स हो चुके हैं इस डील को लेकर के जानेंगे। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है कि वैक्सीनेशन को लेकर के क्या मैंडेटरी किया हुआ है, अलग अलग कंट्रीज़ में क्या रिजीम है और क्यों ये मुद्दा अभी हाईलाइट हो रहा है फिर से इंडिया में, जानेंगे। और तीसरा आर्टिकल है ग्रेट रेजिग्नेशन से रिलेटेड, कि अभी रिसेंट देखा जाए तो 2021 में अमेरिका में लगभग 7.5 करोड़ लोगों ने जॉब छोड़ी है अपनी। उसके पीछे वजह क्या है, ठीक है, कोविड का क्या इम्पैक्ट रहा, किस तरीके से पेमेंट और जो एक ट्रांसफ़र का जो होता है कि हाँ जॉब स्विच करने का जो अपॉर्चुनिटी मिलना होता है, उनका क्या इम्पैक्ट रहा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को हम देखेंगे। तो 3 आर्टिकल से देखते हैं तीनों को। देखो, ये जो डेवॉस और एंट्रिक्स की जो डील है, इसकी शुरुआत होती है 2005 में। 2005 में सैटेलाइट डील साइन होती है एंट्रिक्स कॉरपोरेशन, जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की कॉरपोरेशन आर्म है, मतलब कॉमर्शियल आर्म है, मतलब पैसों से लेन देन प्राइवेट सेक्टर की तरह डील करने का काम है, ठीक है। तो एंट्रिक्स 2005 में डील करती है डेवॉस मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड और एक स्टार्टअप सेटल किया जाता है, और ये स्टार्टअप था डेवॉस मल्टीमीडिया, जो कि बेंगलुरु में इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। अभी क्या है कि यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि इसरो के अंडर में अगर एंट्रिक्स काम कर रही है, इसका मतलब क्या हो गया अपने आप में कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटिटी हो गई। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी तरफ से एक तरफ, दूसरी तरफ फॉरेन इन्वेस्टर्स जो कि डेवॉस है, इनके बीच में अब चल रही है एक टग ऑफ वॉर, एक टसल चल रहा है, जो कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आप मानो इन्वेस्टमेंट को लेकर के बहुत ही बड़ा मुद्दा बन के निकल के आ रहा है। अब ये टसल जो है कब शुरू होती है, देखो डील तो 2005 में साइन हो जाती है, जिसमें एंट्रिक्स और डेवॉस साइन करके ये करते हैं कि हाँ जी, हम सैटेलाइट सब लॉन्च करेंगे और सैटेलाइट से सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, इंटरनेट की भी और टेलीविज़न की भी। और ये डील लगभग 6 साल तक काम करती है। बट 2011 में, उस टाइम पर यूपीए गवर्नमेंट थी। देखो, जब ये डील साइन हुई तब भी यूपीए की गवर्नमेंट थी, फर्स्ट यूपीए गवर्नमेंट चल रही थी। 2011 में सेकंड यूपीए गवर्नमेंट थी। तो सेकंड यूपीए गवर्नमेंट ने देखा कि वाकई में जो यहाँ पर ये डेवॉस का जो लेन देन था, जो भी डील हो रही थी, उसकी वजह से गवर्नमेंट को लगा कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ब्रीच होने का डर है, कहीं ना कहीं घपले ज़्यादा हो रहे हैं। तो इस केस में इस डील को फिर कर दिया स्क्रैप, टर्मिनेट कर दिया इस डील को, और तब से लेकर लिटिगेशन पे लिटिगेशन हो रहे हैं। इंटरनेशनली भी इतने वर्डिक्ट आ चुके हैं जिनकी लाइन हम अभी समझेंगे। तो ऐसी लाइन में मंडे को, दैट मीन्स कल परसों की बात है, 17 तारीख की है ना, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है NCLT, जिसमें एंट्रिक्स अपनी तरफ से गया, एंट्रिक्स जो है इसरो की जो ब्रांच है, कॉमर्शियल ब्रांच, उनकी तरफ से अप्रोच किया गया NCLT में, और ये कहा कि भाई लिक्विडेशन कर दिया जाए जो भी डेवॉस के जो भी एसेट्स हैं इंडिया में, उनका लिक्विडेशन हो जाना चाहिए, और किसी भी सर्कमस्टांसेस, कोई भी परिस्थिति अगर निकल के आए तो वहाँ पर कोई रिव्यू करने की ज़रूरत है नहीं। तो NCLT ने ये बात बोली थी, ठीक है, और यही बात बोल दी किसने, फिर सुप्रीम कोर्ट ने, कि हाँ ये बात ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब मुद्दा क्या है, ये जो डेवॉस है, इस डेवॉस में इन्वेस्टमेंट है मॉरिशस बेस्ड इन्वेस्टर्स का और जर्मन टेलीकॉम मेजर का। ये 2 इन्वेस्टमेंट है, मेन जो इन्वेस्टर हैं वो एक तो मॉरिशस बेस्ड है और एक जर्मन बेस्ड है। इस तरीके से क्या है कि अगर ये जो डेवॉस में अगर इनका लिक्विडेशन किया जाता है तो कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम है। क्योंकि पहले जितने भी लिटिगेशंस हुए हैं उनमें आप चाहे देखो, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC, ये एक ट्रिब्यूनल है, उन्होंने सितंबर 14 2015 को ये कहा कि जो एंट्रिक्स है वो डेवॉस को $1.2 बिलियन का जो है कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि डील है वो गवर्नमेंट की तरफ से कैंसिल की जा रही है, और इसरो है वो गवर्नमेंट की एंटिटी है, और एंट्रिक्स है वो इसरो की ही कॉमर्शियल ब्रांच है, तो गवर्नमेंट जो है वो इतना रुपया देगी, इनडायरेक्टली ये बात कह दी। पर सुप्रीम कोर्ट ने ये जो वर्डिक्ट था ना ICC का, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, इसको अबेयंस में डाल दिया। दैट मीन्स
स्थगित कर दिया कि बोले इस पर काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, हेडेक मत लो आप लोग। ठीक है, अब देखो एक बार हम टाइमलाइन पे थोड़ा नज़र डालते हैं, तब थोड़ा आपको एक सीक्वेंस समझ में आएगी। देखो दिसंबर 2004 की बात है, जब डेवॉल्स मल्टीमीडिया को स्टैब्लिश किया गया या इनकॉर्पोरेट किया गया बेंगलुरु में। ये एक स्टार्टअप के तौर पे शुरू हुआ था। इसके अलावा अगर हम देखें, फिर जनवरी 28, 2005 को डेवॉस और एंट्रिक्स के बीच में एग्रीमेंट होता है, जिसमें ये था कि स्पेस सेगमेंट की कैपेसिटी को लीज पे दिया जाना। मतलब इसरो जिन सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहा था, उन सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के बाद में ऑपरेशन का जो काम है वो डेवॉस और एंट्रिक्स दोनों मिल करके करेंगे। ठीक है, तो एंट्रिक्स तो देखो कॉमर्शियल ब्रांच हो ही गई इसरो की, और डेवॉस एक ये स्टार्टअप हो गया, दोनों के बीच में ये डील हो गई। ठीक है, तो इसमें ये क्या हो गया, इसरो का जो एंट्रिक्स एस बैंड था स्पेस क्राफ्ट के लिए, वो अभी डेवॉस मल्टीमीडिया ऑपरेट करेगा। अब ये जो स्पेक्ट्रम्स होते हैं ना कम्युनिकेशन के लिए, सैटेलाइट्स के लिए भी, तो इनमें देखो स्पेक्ट्रम वही होता है जिस तरीके से मोबाइल में हम कम्युनिकेशन करते हैं ना बातचीत के लिए, कि स्पेक्ट्रम ऑक्शन होगा 5G का समथिंग, तो बोला ऐसा इसी तरीके से यहाँ पर भी स्पेक्ट्रम का रोल रहता है अपने आप में। तो इसमें एस बैंड का जो पार्ट है, ठीक है, बैंड्स में डिवाइड कर रखा है फ्रीक्वेंसी को, जैसे 1 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज तक का बात हो गई, 1 मेगाहर्ट्ज से 100 मेगाहर्ट्ज तक का, इस तरीके से डिवीजन कर दिया था। 100 के बाद में फिर दूसरा, इस तरीके से ये डिवीजन पूरा होता है, राइट। तो इस केस में मुद्दा क्या आ गया कि यहाँ पर ये डील साइन हो गई। अब डील साइन होने के बाद में यूनियन कैबिनेट ने भी अप्रूवल दे दिया कि जी जो GSAT-6 है, जिसमें सैटेलाइट लॉन्च होगा INSAT-4E, इसको ये दोनों कोलैबोरेशन में टैकल करेंगे, एंट्रिक्स और डेवॉस। और डेवॉस ने इस डील के साइन होने के बाद में लगभग 579 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया। और इन्वेस्टमेंट करने वाले जो इंडिविजुअल्स थे वो कहाँ से थे, मॉरिशस से थे और जर्मनी से थे, मतलब अलग अलग ग्रुप से आ रहे थे वो। ठीक है, और काम क्या था, एक तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर दिया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करनी थी, उसके लिए लाइसेंस लेना था, और IPTV, जो आप स्मार्ट टीवीज थे, या फिर उस टाइम पे जो ये D2H कनेक्शन वाले जो आए थे ना टीवी, उस टाइम पे लॉन्च ही हुए थे, इनको ऑपरेट करवाने का काम मिल गया। फिर बाद में यूनियन टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने 2G स्कैम का माहौल बन चुका था उस टाइम पे, कि 2G स्पेक्ट्रम में ज़बरदस्त घपला किया है। ये कानीमोजी, ए राजा, ये सारा ये इनका नाम आया था UPA गवर्नमेंट के टाइम पे। तब आप देखोगे कि लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का स्कैम जब सामने आया, तब क्लियर हुआ, बोले डेवॉस एंट्रिक्स में भी कहीं ना कहीं कुछ गफलत चल रही है। और फरवरी में अल्टीमेटली इस एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर दिया 25 तारीख को। ठीक है, फिर बाद में डेवॉस जो है वो इस टर्मिनेशन के अगेंस्ट में चला जाता है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के पास में, और उस ट्रिब्यूनल ने डेवॉस का फेवर करते हुए कहा कि एंट्रिक्स कॉरपोरेशन जो है वो डेवॉस को $1.2 बिलियन जो है वो कॉम्पनसेशन के तौर पे करेगा। फिर बात आ जाती है मई-अक्टूबर 2020 का। इसमें देखो जो ड्यूस टेलकॉम, ठीक है, और दूसरी तरफ है मॉरिशस इन्वेस्टर, इन दोनों को भी कॉम्पनसेशन के लिए परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इन जेनेवा, उसके द्वारा तो बोला क्या गया कि ड्यूस टेलकॉम, दैट मीन्स ये टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है, कहाँ की, जर्मनी की, बोले इसको $101 मिलियन जो है वो एंट्रिक्स पे करेगा। ठीक है, और इसी तरीके से यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ ट्रिब्यूनल, इसने क्या कहा कि एंट्रिक्स जो है वो मॉरिशस के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको $111 मिलियन पे करेगा। तो इस तरीके से एक तो ये वर्डिक्ट हो गया और दो ये वर्डिक्ट हो गए। ठीक है, एक वर्डिक्ट यहां पर हो गया, ये वाला परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जिनेवा, और एक UN कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ ट्रिब्यूनल, इन दोनों के वर्डिक्ट आ गए। 3 वर्डिक्ट हो गए, और इन तीनों वर्डिक्ट को फिर बाद में जो ICC का जो कॉम्पनसेशन था उसको तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में साइड में रख दिया कि बोले इसको एक बार साइड में रखो। ठीक है, और इसी चीज को कंफर्म कराने के लिए ICC का जो ये वर्डिक्ट था, यहाँ पर ICC कौन सा हो गया, यहाँ पर इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल, इसका जो अवार्ड था इसको कंफर्म कराने के लिए USA के फेडरल कोर्ट ने भी अप्रूवल दे दिया कि हाँ बात ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ICC के इस वर्डिक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने अबेयंस में डाल दिया, दैट मीन्स स्थगित कर दिया, बोला हम इस पर कोई आगे बढ़ने वाले नहीं है। फिर एंट्रिक्स है, वो देखो जब पता पड़ गया कि भाई इधर से जर्मन इन्वेस्टर है, मॉरिशस वाला इन्वेस्टर है, वो तो परेशान करने लग गए, तो एंट्रिक्स भी फिर बाद में NCLT के पास पहुंच जाता है, और NCLT ने ऑर्डर दे दिया
कि भाई डेवॉस के जितने भी एसेट्स हैं उनको लिक्विडेट कर दो, मतलब बेच दो, पैसा निकाल लो उनमें से। और फिर मुद्दा फिर एनसीएलटी में जाता है, अपील की जाती है एनसीएलटी के वर्डिक्ट के खिलाफ में। तो एनसीएलटी ने भी यही बात कह दी कि हाँ अब लिक्विडेशन हो जाना चाहिए। फिर इसी बीच में आपको पता अभी कुछ पिछले कुछ दिनों के अंदर ही हमने डिस्कस किया था कि डेवॉस के जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने कनाडा के एक कोर्ट में अपनी तरफ से प्ली लगाई थी कि भाई एयर इंडिया के यहाँ पर जो भी एसेट्स लोकेटेड हैं उनको हम कैप्चर करेंगे, सीज कर लेंगे, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एसेट है। और उसमें कैनेडियन कोर्ट ने हाँ भी बोल दिया। सेम तरीके की अप्रोच यूएस के फेडरल कोर्ट में भी लगा रखी है, ठीक है। और बेस क्या बता रहे हैं कि कनाडा की कोर्ट ने भी तो बोला है ना, आप भी बोल दो कि हाँ एयर इंडिया के जो भी एसेट्स हैं उनको आप सीज कर सकते हो, ठीक है। फिर बात आ जाती है कल परसों की सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की। वो ये कि एनसीएलटी का जो ऑर्डर है उसको डेवॉस के लिक्विडेशन को लेकर के, कि बोला बेंगलुरु में जो 2004-05 में जो स्टैब्लिश हुई थी कंपनी, उसके एसेट्स को लिक्विडेट कर दो एकदम, ठीक है। तो ये पूरी टाइमलाइन है अभी तक की। अभी तक ये है आफ्टर मैथ, इससे टर्मिनेशन के बाद में इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ये सिस्टम हो चुका है। इसके आगे देखें, बाकी इस आर्टिकल में जो टाइमलाइन है इसी को डिटेल में समझाया हुआ है। ये जो एस बैंड था, इसमें फ्रीक्वेंसी जो सैटेलाइट के लिए मिली हुई थी डेवॉस को जो ऑपरेट करना था, वो थी 70 मेगाहर्ट्ज़ की, लीज मेगाहर्ट्ज़ वाला बैंड था, उस पर ऑपरेट करना था, ठीक है। इसके आगे देखो, सिक्योरिटी डिसीजंस को लेते हुए टर्मिनेट कर दिया था 25 फरवरी को इस डील को, ये हमने देख ही लिया। इसके आगे बाकी फिर तो वही चीज़ें आ रही हैं। इसमें मेन तो क्या था कि ये जो डेवॉस वाली जो ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी ना, स्टार्टअप, इसमें इंडियंस भी थे। अब इंडियंस में सबसे बड़ी बात क्या थी कि इसरो के ऑफिशियल्स थे कुछ। तो ऐसे में तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया कि एक तो आप इसरो की कॉमर्शियल ब्रांच से डील कर रहे हो और दूसरी तरफ इसरो के ही मेंबर्स एक अपनी कंपनी स्टैब्लिश कर रहे हैं और डील साइन कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा डाउट आया था इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है। आप देखोगे इसरो के एक्स एम्प्लॉइज, जिनमें एक तो डी वेणुगोपाल, एक एमजी चंद्रशेखर, इन्होंने ये डील साइन करवाई थी, आप देखो, ठीक है ना। इसके अलावा इसरो के जो फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं वो भी इसमें कहीं ना कहीं फंसे पड़े हैं, उनके खिलाफ में भी कार्रवाई चल रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या शो करती हैं कि मामला जो था वो वाकई में था तो गड़बड़ वाला, पर हाँ लिटिगेशंस इतनी ज़्यादा फंस चुकी हैं कि अभी तक भी ख़त्म नहीं हो रहा है मैटर। 2011 का 2022 आ गया, 11 साल बीतने को आ गए, ठीक है ना। इसमें डेवॉस में अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें ना, तो टोटल 579 करोड़ रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट आया था इसमें, ठीक है ना। और ये इन्वेस्टमेंट क्लियर किया गया था उस टाइम पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड हुआ करता था, ठीक है ना। आज भी है बेशक, पर आज इतनी ज़्यादा आज तो क्या है, हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में रेगुलेशन थोड़े से लिबरल कर दिए गए हैं, पर उस टाइम पर ये अप्रूवल लेना होता था फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के द्वारा, जिसमें पूरा इन्वेस्टिगेशन होता था कि हाँ जी कब क्या कितना इन्वेस्टमेंट होगा। तो इसके बारे में आप एक बार ज़रूर पढ़ लेना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, डिटेल में यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अपडेट है वो भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें 579 करोड़ रुपीस में ड्यूस टेलीकॉम के तो 20.7 थे स्टेक्स परसेंट, और मॉरिशस के इन्वेस्टर्स थे उनके 37.5% थे, रिमेनिंग जो थे वो इंडियंस ही थे, ठीक है ना। तो ये था पूरा मुद्दा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट तो देखो ये है कि वैक्सीनेशन को लेकर के क्या मैंडेटरी है क्या नहीं, वर्ल्ड वाइड क्या ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में कल की ही बात है, कल की न्यूज़ थी परसों का ये अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई, मतलब एक हियरिंग चल रही है कि भाई कोविड से रिलेटेड जो वैक्सीनेशन की जो प्रोग्राम है और जो सर्टिफिकेट जो लेना होता है उसको कहाँ पर किस कंडीशन में मैंडेटरी किया जाए। तो ऐसे में हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि किसी भी पर्सन को हम फोर्स नहीं करते हैं कि वैक्सीनेशन लेना होगा। हाँ, उसकी विशेस के अगेंस्ट, वो चाहता ही नहीं है वैक्सीनेशन लेना, तो उस पर ऊपर कोई दबाव नहीं है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इससे संबंधित कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी कोई स्टैब्लिश नहीं किया है कि हाँ जी वैक्सीनेशन लेना ज़रूरी है, सर्टिफिकेट होगा तो ही एंट्री होगी। तो ऐसे में देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसी तरीके का कुछ स्टेटमेंट दे रखा है। वैसे तो टारगेट है कि कैसे भी करके वैक्सीनेशन हम ज़्यादा से ज़्यादा दें, ये अच्छी बात होगी, पर वही चीज़ है कि कोई लेना ही नहीं चाहेगा वैक्सीनेशन को, तो उसको क्या पकड़ के दिया जाए, ठीक है ना। मेन है कि वैक्सीनेशन की रेट राइज हो, जिससे कि कोविड को हम टैकल कर सकें, ठीक है।
बाकी अलग अलग कंट्रीज़ के यहाँ पर अलग अलग अपने स्टेटमेंट्स हैं। ऑस्ट्रिया ने भी मैंडेटरी कर दिया था कि भाई 14 साल या उससे ज़्यादा उम्र के जो भी लोग हैं उनको वैक्सीन लेना होगा। पर इंडिया में ऐसा कोई टारगेट वो नहीं है, ऑब्लिगेशन नहीं है कि कोई चाहता नहीं है वैक्सीनेशन लेना और उसको लेना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, ये है सारा। फ्रांस में भी इसी तरीके का लॉ है, यूके यूएस इनकी बातचीत है, ज़्यादा कुछ काम का नहीं है। नेक्स्ट वाला देखते हैं। अगला आर्टिकल है ग्रेट रेजिग्नेशन से रिलेटेड कोविड का क्या इम्पैक्ट था वो देखते हैं। देखो 2020 की अगर बात करें, 2020-2021 की, तो यूएसए में लोगों को अनसर्टेनिटी के चलते और जो डर था हेल्थ वाइज, तो उसके चलते उन्होंने बहुत ज़्यादा रिज़ाइन किया। मतलब वर्क फोर्स ने इस तरीके से एक्सपीरियंस किया कि वो बर्नआउट हो गए। बर्नआउट का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी काम को करो तो एक लिमिट से ज़्यादा जब वो काम हो जाता है तो आप एकदम परेशान हो जाते हो और छोड़ते हो कि बस मैं नहीं कर रहा है ये काम, बाहर में जाए ये काम। तो वो बर्नआउट होना हो जाता है। आप भी अपनी स्टडीज़ करते हो तो एक लिमिटेड टाइम शेड्यूल में अगर आप पढ़ाई करते हो तो आप एफिशिएंसी मैक्सिमम दे पाते हो। अगर उसी काम को आप लगातार मतलब कहते हैं ना पढ़ना पड़ता है 18-18 घंटे 16-16 घंटे, तो भैया आप शुरू से 16 घंटे पढ़ दोगे तो फिर कितने दिन पढ़ोगे? 2 दिन पढ़ोगे, 4 दिन पढ़ोगे, 5वें दिन तो किताबें बंद करके छोड़ दोगे और किताबों से नफरत और करनी शुरू कर दोगे। तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए? वही सिंपल फार्मूला है, शुरुआत में 7 से 8 घंटे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा टाइम मत दो। अगर आप अभी प्रिपेयर कर रहे हो, शुरुआत ही हुई है, और अगर प्रीलिम्स के पास में आप पहुंच रहे हो धीरे धीरे, तो आप 10 से 12 घंटे का स्विच कर लो, वो चल जाएगा। पर 7 से 8 घंटे टाइम अगर आप देते हो और एक बैलेंस्ड मैनर में पढ़ाई करते हो, जिसमें मेन है कि आप स्टैटिक पोर्शन पे तो पहले अपनी कमांड बनाओ, करंट पोर्शन को आप अपडेटेड करते चले जाओ, ऐसे तैयारी होती चली जाए। और अभी आपने अगर 16-16 घंटे की सिटिंग देनी शुरू कर दिया ना, तो शायद आप हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर पागल हो जाओगे। पागल का मतलब आप छोड़ दोगे चीज़ों को, फिर वो नुकसान हो जाएगा, फिर आपका एम है वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो इस केस में बैलेंस बनाना ज़रूरी है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर बर्नआउट हो गया, इंडिविजुअल्स ने जॉब छोड़ दी, ठीक है, और इस तरीके से जॉब छोड़ी कि 7.5 करोड़ लोगों ने रोजगार तक छोड़ दिया अपना। इसीलिए इसको क्या बोल दिया? ग्रेट रेजिग्नेशन। और ऐसा कोई एक ही महीने में नहीं, वहाँ पर लगातार हर महीने में 3% जो थी लेबर फोर्स वो जॉब छोड़ रही थी। और रिजल्ट ये रहा कि लगभग 2021-21 की बात करें ना, तो अमेरिका में लगभग 7.5 करोड़ लोगों ने अपने जॉब छोड़ी थी। इनमें मेन कौन थे? लो वेज वर्कर्स। और मेनली कौन सी इंडस्ट्री में? जहाँ पर सबसे ज़्यादा असर आया है कोविड का, जैसे हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर, सोशल असिस्टेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, यूटिलिटीज़। मतलब हाईली कॉन्टेक्ट बेस्ड जो सर्विसेज होती है ना, वहाँ पर जो लो वेजेस वाले जो सर्विस में काम करने वाले लोग थे, उन्होंने ज़्यादा जॉब छोड़ी है। बेशक अब जॉब धीरे धीरे उनकी डिमांड बढ़ रही है, पर एक कारण ये भी है कि वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर अभी बनना है ना, उसका भी बहुत ज़्यादा असर है कि उससे भी डिमांड की जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा कि वर्क फ्रॉम होम अगर मिल जाए तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। इसमें एक इक्वेशन तो ये निकल के आ रही है रिसर्च के बेसिस पे कि क्यों इतना जॉब छोड़ा गया। एक तो देखो कि कुछ इनोवेटिव काम करवाना चाहती है कंपनी, पर कंपनीज जो है वो एक कहते हैं ना टारगेटेड मैनर में काम करवाना चाहती है, प्रेशर डाल के। तो इस वजह से वहाँ पर एक तरफ तो हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही है, दूसरी तरफ आप दबाव बना करके काम करवाना चाहते हो, और तीसरी तरफ इंटरनेट बेसिस पे वर्क फ्रॉम होम जैसी कल्चर चल पड़ी है। तो इस केस में लोगों ने जॉब छोड़ना शुरू कर दिया, बोले कि तुम तुम्हारी जॉब अपने पास में रखो, हमें काम नहीं करना, हमें काम चाहिए एकदम कहते ना कि एम्प्लॉय फ्रेंडली जहाँ पे कल्चर था। जिन भी जगहों पर एम्प्लॉय के फेवर के हिसाब से काम हो रहा था ना, वहाँ पर एम्प्लॉयज़ ने रेजिग्नेशन ज़्यादा नहीं किया है। अब इसका रिजल्ट क्या निकला है कि जब लोगों ने रिज़ाइन किया तो यूएस लेबर मार्केट में कुछ ऐसा हो गया कि यूएसए ने कि सरकारों ने, एस्टैब्लिशमेंट ने लोगों को सैलरी हाइक देना शुरू किया, काम और जो अच्छा टैलेंट मिल सके उनको अट्रैक्ट करने के लिए टारगेट्स बनाने शुरू कर दिए कि भाई हमें तो बढ़िया क्वालिटी के इंडिविजुअल्स चाहिए। तो इस तरीके के काम हो गए। एक क्या होता है कि जो एक जॉब परमानेंसी होती है, वो एक जॉब सिक्योरिटी तो होनी चाहिए, वो तो ज़रूरी है, पर साथ साथ में काम करने के तरीके में भी फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है। नहीं तो क्या बोर्डम हो जाता है, सारा बिल्कुल बोर काम हो जाता है, एक ही एक चीज़ को रिपीट करते रहो, ठीक है। और सैलरी हाइक भी चाहिए भाई एनुअली 10%। जिन कंपनियों ने भी ये काम कर दिया ना अच्छे से, उन कंपनीज को ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा, और जिन कंपनीज ने ये नहीं किया वो
मतलब कहीं ना कहीं ग्रेट रेजिग्नेशन का शिकार हो गई। तो वे फॉरवर्ड तो क्या है, सिंपल सी बात है कि भाई ये सोच समझ करके काम करो। कंपनियों को हेल्दी कल्चर बनाना होगा, एम्प्लॉयज़ के हिसाब से, एम्प्लॉयज़ को कॉन्फिडेंस में लेकर के एम्प्लॉय फ्रेंडली काम करवाना होगा। और सबसे ज़्यादा फोकस करना है ब्लू कॉलर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो अपने हाथों से काम करते हैं फैक्ट्रीज़ में, बोला उनको, आपको उनके लिए आप शेड्यूल फिक्स करो। वो काम करने के लिए रेडी हैं, पर आप उनके लिए शेड्यूल फिक्स करो। प्रिडिक्टेबल होना चाहिए कि उनको कब क्या काम करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मन में आए तब आप अपने हिसाब से रोस्टर तैयार कर दो और हाँ भाई आपका आज का टाइम तो 10 बजे से है, कल का टाइम 4:30 बजे से है। तो वो चीज़ क्या बोले उनको प्रॉब्लम कर देती है। और दूसरा, उनके वेजेस हैं उनको थोड़ा सा हाइक करो। इस तरीके की चीज़ें निकल के आ रही है। तो ये ग्रेट रेजिग्नेशन था, कोविड का इम्पैक्ट रहा, क्योंकि सीधी सी बात है जो कॉन्टेक्ट इंटेंस जो सर्विस सेक्टर था वहाँ पर ज़्यादा ये देखने को मिला, क्योंकि कोविड की वजह से सबसे ज़्यादा परेशानी की सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, ये सारी चीज़ें वहीं पे तो की गई, ठीक है ना। तो इसी वजह से ये कॉन्टैक्ट वाली जो सर्विसेज थी वहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई। पर वही चीज़ अब ब्लू कॉलर में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में जो काम है उसके लिए फिर भी अभी अट्रैक्टिव मैनर में काम किया जा सकता है। बाकी तो देखो क्या होता है। इंडिया में तो देखो आपको पता है, इवन बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। हमारे तो उल्टा केस है, छोड़ा नहीं गया है, छुड़वाया गया है कि भैया हमारे नौकरी नहीं है, आदमी ज़्यादा है काम करने वाले, आपको छोड़ना पड़ेगा। सस्ता लेबर मिल गया तो जो ज़्यादा पैसा ले रहा था उसको निकाल दिया, सस्ते वाले को रख लिया। ये सिनेरियो चल रहा है इंडिया का। तो ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हम आ गए फ्रंट पेज पे। फ्रंट पेज पे एक न्यूज़ है कि 3 नेवल ऑफिशियल्स की डेथ हो गई, कारण कि एक्सप्लोजन हो गया, धमाका हुआ आईएनएस रणवीर में। ये यहाँ पर आप इस शिप की फ़ोटो देख सकते हो, ये वॉरशिप है। बेसिकली आईएनएस रणवीर जो है वो सोवियत एरा का डिस्ट्रॉयर है, ठीक है। सोवियत एरा दैट मीन्स कोल्ड वॉर के टाइम पे हमने सोवियत यूनियन से ख़रीदा था। और कमीशन कब हुआ था नेवी में? ये अप्रैल 1986 में, ठीक है। ये बेसिकली राजपूत क्लास का है। राजपूत क्लास में ये चौथा डिस्ट्रॉयर है, नंबर 1। दूसरा, इसकी खुद की जो क्लास है जिसको बोला जा रहा है रणवीर क्लास, उसका फर्स्ट है। तो राजपूत क्लास का तो चौथा है और रणवीर क्लास। अब ये क्लास किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है, ये देखो, इन शिप्स की क्वालिटी देखी जाती है, इनके फीचर्स देखे जाते हैं, उसके हिसाब से इनको कैटेगराइज रख दिया जाता है, ठीक है। तो ये था। बाकी बोले मटेरियल का तो इतना लॉस हुआ नहीं है। बाकी 3 नेवी के ऑफिशियल्स हैं, वो ऑपरेट कर रहे थे, तो उनकी डेथ हो गई इस एक्सप्लोजन में, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप देखना चाहो तो ये राजपूत क्लास जो वॉरशिप्स हैं इनके बारे में डिटेल ले सकते हो, या फिर क्वेश्चन तो इतना ही बन सकता है जहाँ तक है। और यूपीएससी का चांस तो नहीं है, बाकी हाँ स्टेट पीएससीज में बन सकता है कि आईएनएस रणवीर से रिलेटेड, कि रिसेंटली नेवल वॉरशिप में अभी एक्सप्लोजन हुआ था, कौन सा शिप था वो, तो आईएनएस रणवीर, ठीक है। और ये सबसे पुराना है अभी तक की। अगर बात करें ना तो नेवी में अभी करंटली जितने भी वॉरशिप्स हैं उनमें सबसे पुराना है ये आईएनएस रणवीर, ठीक है। और एक ये भी क्वेश्चन बन गया कि आईएनएस रणवीर क्या है, कोई सबमरीन है, कोई वॉरशिप है, या कुछ और है, कैसे भी क्वेश्चन घुमा सकते हैं। आगे चलते हैं। फिर पेज नंबर 3 पे एक न्यूज़ है, वो है ऑपरेशन सर्द हवा। देखो इस आर्टिकल में ज़्यादा कुछ तो नहीं है, बस मेन यही है कि जनवरी 23 से जनवरी 28 के बीच में जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो सर्विलियंस को बढ़ाएंगी। कारण कि ये वो टाइम रहेगा जहां पर धुंध बढ़ने के चांसेस है, जिससे कि विजिबिलिटी दूर दूर तक नहीं रहेगी। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाती है पाकिस्तान की तरफ से जो इन्फिल्ट्रेशन करने वाले जो लोग होते हैं, जो घुसपैठी होते हैं वो, ठीक है ना। तो उनके ऊपर नज़र गड़ाए रखने के लिए बीएसएफ के द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा ये कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है ना, जिससे कि जो इन्फिल्ट्रेशन होता है मिलिटेंट्स का इनका, तो उनको रोका जा सके, ठीक है। बीएसएफ का है ये ऑपरेशन, ध्यान रखें आप। आगे चलें। इकोनॉमी पेज पे अगर नज़र डालें तो एक भी इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है जिसको हमें डिटेल में देखना हो। बस एक बार फौरी तौर पे नज़र डालें तो अभी देखो, एक्स्ट्रा बोरोइंग्स की फैसिलिटी अवेल कराने के लिए लगभग 20 स्टेट्स ने अपनी तरफ से कहा है कि भाई हमें और उधार दिलाने की व्यवस्था दो। कारण क्या है, पावर सेक्टर चल रहा है क्राइसिस में, है ना। इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं अभी, पावर सेक्टर जो है वो क्राइसिस में चल रहा है। और लगभग 20 स्टेट्स ने अपनी तरफ से विल शो की है कि भाई हमें और ज़्यादा पैसा उधार करने की व्यवस्था बताओ, जिससे कि हम हमारे पावर सेक्टर में जितना क्राइसिस चल रहा है उसको हैंडल कर सकें,
ठीक है। अब ये सारा काम जो है ना, जो ये लोन दिलाने का, इस ये जो स्कीम है जिसके अंडर में बोरोइंग फैसिलिटी मिलेगी स्टेट्स को, इसको डील कर रही है REC लिमिटेड। तो अब आपके लिए टास्क क्या है, REC लिमिटेड के बारे में पढ़ोगे आप, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी डिटेल मिल जाएगी आपको अच्छे से, ज़्यादा कुछ काम का है नहीं। फिर है बजट में इन्फ्लेशन मेन फोकस में रहने वाला है, कारण कि महंगाई ज़बरदस्त बढ़ी हुई है। दूसरी चीज़, जो बॉन्ड की यील्ड है वो भी बढ़ चुकी है। बॉन्ड यील्ड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा अगर कंटिन्यू मुझे फॉलो कर रहे हो तो, कि भाई अगर बॉन्ड में, जैसे हम बॉन्ड यील्ड की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात हो रही है, ये ध्यान रखें आप, गवर्नमेंट रिलीज करेगी तो गवर्नमेंट उधार लेती है। तो गवर्नमेंट उधार लेती है तो यील्ड जितनी ज़्यादा होती है तो गवर्नमेंट को उतना ही ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है, और उससे क्या होता है, इन्वेस्टर के लिए तो फायदा हो गया पर गवर्नमेंट के लिए नुकसान हो गया। पर देखा जाए तो आने वाले टाइम पे तो सरकार और ज़्यादा उधार लेने की काम करेगी, कारण कि हमारी इकोनॉमी अभी भी अच्छे से ट्रैक पे नहीं है। बेशक रिकवर कर रही है पर प्रॉपर ट्रैक पे नहीं है। क्यों? क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर अभी भी क्राइसिस में है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अभी तक उस लेवल तक नहीं डेवलप हुआ है जितना होना चाहिए। ये है वजह। इसके आगे देखो, और एक भी इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। चलिए आगे चलते हैं। वर्ल्ड पेज पे एक तो देखो न्यूज़ है यहाँ पर, WHO का तो ये कहना है कि जहाँ तक है कि कोविड से रिलेटेड जो हेल्थ इमरजेंसी है वो जहाँ तक है इस साल की तो निकल चुकी है। बाकी मई बोला है, मई का मतलब हो सकता है, बाकी पता नहीं, कंफर्म नहीं है कब कहाँ फाइट बैक करे, पता नहीं इसका। खैर, हमारा जो टारगेट है आज का, हम मैपिंग देखेंगे वो ये, एक तो जो अभी अबू धाबी में जो अटैक हुआ था ऑयल फैसिलिटी पे ड्रोन से, जिस पे डाउट ये है कि जो यमन में ऑपरेट होने वाले जो हौती रिबेलियंस हैं, जो शिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनको सपोर्ट करता है ईरान, तो उसके द्वारा अटैक किया गया। तो वैसे आइडेंटिफाई कर लिया गया है 2 इंडियंस जिनकी डेथ हुई थी, 3 जनों की डेथ हुई थी जिनमें 2 इंडियंस थे। एक, इंडोनेशिया की पार्लियामेंट में जो बिल है वो पारित हो चुका है। अब कैपिटल जो है वो जकार्ता ना होकर के कहाँ हो जाएगी, जकार्ता से कैलिमिंटान, बोर्नियो के जंगलों में बसी हुई ये सिटी है, वहाँ पर ये कैपिटल हो जाएगी। ठीक है, ये मैपिंग में देख लेंगे। और एक मैप का हमारा टास्क हो जाएगा कि टोंगा में जो अभी रिसेंट एक्सप्लोजन हुआ है, वॉल्केनिक एक्सप्लोजन, तो उसकी वजह से पूरा एरिया देखो ये राख के नीचे दबा हुआ है। तो टोंगा कहाँ पर है, पैसिफिक आइलैंड है ये। ठीक है, तो इसको भी एक बार नज़र से निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये 3-4 लोकेशन अपने पास में, इनको देखते हैं डिटेल में। अच्छा, आगे चलने से पहले एक छोटी सी न्यूज़ और है, कहाँ गई वो, हाँ ये देख सकते हो, इसको मैं थोड़ा जूम कर दूं। ये देखो, जस्टिस उमर अता बंदईल, ठीक है, ये अभी पाकिस्तान के नेक्स्ट चीफ जस्टिस बनने वाले हैं और इनकी टेन्योर शुरू हो जाएगी फरवरी 2022 से। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है ऐसा कि उमर अता बंदाइल करके अभी रिसेंटली पर्सनालिटी थी, वो हाईलाइटेड थे, न्यूज़ में थे, कौन थे, कौन है? तो पाकिस्तान के, अभी तो हम नेक्स्ट बोलेंगे, बाकी फरवरी के बाद में हम क्या बोल देंगे, करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अब चलते हैं, हमारी जो मैपिंग का पोर्शन है वो कवर कर लेते हैं। यह आपके सामने मैप है, यूएई का मैप हम देख रहे हैं। तो फिलहाल आप नोटिस करो इस मैप में, एक तो है पर्शियन गल्फ इधर, ठीक है, ईरान ये ऊपर की तरफ ही है, ठीक है, और इधर ये आ गया कतर, और कतर के पास में ही यहाँ पे एग्जैक्टली दिख नहीं रहा, जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पर बहरीन भी इधर पास में ही है बीच में। ठीक है, और इधर ये वाला जो एरिया है दैट इज यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये देखो, ये पूरा एरिया, यहाँ ये पूरा एरिया आ गया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, अब आ जाओ थोड़ा सा और ऊपर, थोड़ा काम की चीज़ हम देखें तो ये ओमान है इधर, और ओमान की ही टेरिटरी है ये। तो यहाँ पे आप नोटिस करो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, जो कि पर्शियन गल्फ को और इधर है अरेबियन सी, दोनों को ज्वाइन करती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। तो ये सेपरेट किस किस को कर रही है, यूएई ईरान को नहीं, ये कर रही है ईरान और ओमान को। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, कारण कि छोटी सी टिप है यहाँ पर ओमान की, है ना, तो ये कई बार गड़बड़ करवा सकती है आपसे, तो बी केयरफुल। अगर ओमान ऑप्शन में है तो आपको ओमान ही प्रेफर करना है। हाँ, अगर ओमान नहीं है फिर ये यूएई दे दे तो फिर आप कर ही लोगे। तो बेसिकली जो यूएई है वो 7 बड़ी सिटीज़ का एक ग्रुप है। ठीक है, तभी तो यूनाइटेड वर्ड आया, यूनाइटेड।
और बेसिकली कैपिटल कंसिडर की जाती है अबू धाबी। इसके अलावा इंपॉर्टेंट सिटीज़ की बात करो तो दुबई का नाम भी आप सुनते हो, शारजहाँ का नाम भी आप सुनते हो, दोनों पास पास में ही है, और अबू धाबी का नाम आप अब सुनते ही हो। तो ये है पूरा का पूरा यूएई का मैप। और यूएई जो है अपनी बॉर्डर किस किस कंट्रीज़ के साथ, कौन कौन से कंट्रीज़ के साथ शेयर करता है वो आप अच्छे से देखो। सऊदी अरब है ये वाला, ये है ओमान इधर, ठीक है, और बाकी बस यही है मेन तो, ठीक है ना। और ये देखो सऊदी अरब में, यूएई में फैला हुआ जो डेजर्ट है उसका नाम क्या है, रुब अल खली डेजर्ट, ठीक है। तो ये यूएई का मैप हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। और अबू धाबी वाले एरिया में ये जो अटैक हुआ है वो हुआ है यहाँ पे। ओके, चलते हैं दूसरे मैप पे। और अब ये आ गया है इंडोनेशिया का मैप। इसमें आप नोटिस करो, एक तो है सुमात्रा, इंडिया के बिल्कुल क्लोजेस्ट जो आइलैंड है इंडोनेशिया का, दैट इज सुमात्रा। ये है जावा, जावा पर लोकेटेड है यहाँ की कैपिटल, अभी करंट कैपिटल जकार्ता। अब यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा बोर्नियो, कैलिमंटान, ये पूरा आइलैंड है ना, इसको बोर्नियो बोला जाता है। और बोर्नियो में ये वाला जो पोर्शन है ये कैलिमंटान है, जो कि इंडोनेशियन टेरिटरी ही है। ऊपर वाली जो टेरिटरी है ना ये वाली, ठीक है, जो क्रीम कलर में दिख रही है आपको क्रिमिश, तो ये मलेशिया की, और छोटा सा ये कंट्री एक और है ब्रुनई, ठीक है ना। बाकी ये जो येलो पोर्शन हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ तक ये पोर्शन आ जाता है। और ये सुलावेसी, ये भी इंडोनेशियन टेरिटरी में कंसिडर होता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, मेनली तो ये है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ शिफ्ट करने की बात चल रही है। चलिए, इंडियन ओशियन, तिमोर सी, ये आप देख ही रहे हो। ऑस्ट्रेलिया में ये जो टिप है ना यहाँ पर, इसको डार्विन पोर्ट बोलते हैं, डार्विन, ठीक है। बाकी एक बार आप खुद से नज़र और डाल लो जो भी नाम आ रहा है। आगे चलते हैं। बाकी स्पोर्ट्स पे इस पे इतनी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। एशेस का आपको पता ही है, इंग्लैंड हार ही गया। इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में वनडे सीरीज़ है वो स्टार्ट हो गई है। इधर आप देखो तो फुटबॉल की बात करो, ये कुछ इतना काम का है नहीं। ऑस्ट्रेलियन ओपन स्टार्ट हो रही है तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो देखेंगे, ठीक है ना। ग्रैंड स्लैम में कंसिडर होता है ये, साल में सबसे पहला जो ग्रैंड स्लैम खेला जाता है वो ऑस्ट्रेलिया वाला ही है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। तो इस डिस्कशन में जो भी चीज़ें थी वो हमने देख लिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।